वाक्य था, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल डेली? क्या तुम्हारा भाई परीक्षा में नकल करता है? डज योर ब्रदर कॉपी एट द एग्जामिनेशन? या इन भी चलो, जो तुम लगाया इन लगा लो। क्या राम कभी किसी को परेशान करता है? डज राम एवर? कभी नहीं की नेवर हो, और खाली कभी की एवर हो। ठीक है। डज राम एवर डिस्टर्ब एनीबडी? समबडी पॉजिटिव वाक्य है ना, पॉजिटिव में सम लगा ले करो, निगेटिव में एनी लगाया करो। क्या यह चपरासी रात में स्कूल में नहीं सोता है? डज दिस पियोन, यह चपरासी, नॉट स्लीप, ठीक है, इन द स्कूल एट नाइट? ठीक है, ये थोड़ी सी बातें याद रखे करो। नाइट से पहले एट लगाया। मास्टर साहब आजकल कहाँ रहते हैं? तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो पहले कहाँ की आवेगी? वेयर। डज द टीचर लिव? रहते हैं कि लिव ही तो होगी। और नाउ ए डेज, दीज डेज। मुसलमान भाई रमजान में किस समय खाना नहीं खाते हैं? किस समय की होगी? एट वाट टाइम? एट भी लगाइयो, एट वाट टाइम। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड बनकर शुरू में आ जाएगा। उसके बाद डू द मोमडन्स, ठीक है। और नोट भी है क्या इसमें? नोट लगा दो। खाते हैं कि ईट हो जाएगा, द फूड लगा दो। और फिर क्या बचा? रमजान में, इन रमजान, महीने के नाम से पहले इन आ जा। 20वां सेंटेंस है, देशभक्त नागरिक भ्रष्टाचार से दूर रहता है। ए पैट्रियट सिटीजन, देशभक्त की होती है पैट्रियट। ए पैट्रियट सिटीजन दूर रहता है मतलब अवॉइड्स कर सकते हैं। अवॉइड होती है एक वर्ब, AVOID। अवॉइड मतलब बचना, दूर रहना, ठीक है। और किससे? भ्रष्टाचार से, करप्शन। भ्रष्टाचार की होती है करप्शन। 350 630, 350 630 एडिट कर दिए सर। ओ भाई, इसे काट दिए बीच में से। कभी वहां यही चढ़ाया था ऊपर 350 630। भ्रष्ट नेता देश को बर्बाद कर देते हैं। भ्रष्ट नेता होते हैं करप्ट लीडर्स, ठीक है, करप्ट लीडर्स। और क्या क्रिया क्या बच गई? बर्बाद कर देते हैं। डेस्ट्रॉय लगा लो, रूइन लगा लो। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय में कुछ जुड़ने का नहीं क्योंकि नेता बहुत सारे हैं। भ्रष्ट लीडर्स यानी कि करप्ट लीडर्स डेस्ट्रॉय द कंट्री, देश को बर्बाद कर देते हैं। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती है। मुसीबत की लिख लो, डिफिकल्टी, हार्डशिप है। और नेवर, कभी नहीं है ना। कम्स, कम में ES लगाना पड़ेगा, कम में S लगेगा। कम्स अलोन, अकेली की होती है अलोन। तुम्हें मालिक के विरुद्ध कौन उकसाता रहता है? ठीक है, इस बार तो कौन का वाक्य आ गया, तो हु, शुरू में हु आ जाएगा। उकसाता रहता है, उकसाने की होती है प्रोवोक कह लो, इंस्टिगेट कह लो, ठीक है। इंस्टिगेट भी होती है भड़काने की, प्रोवोक भी होती है। तो हु इंस्टिगेट्स यू? हु मैंने कौन, इंस्टिगेट भड़काता है, यू मैंने तुम्हें। और क्या बचा इसमें? मालिक के विरुद्ध, तो अगेंस्ट द मास्टर, ठीक है। अगेंस्ट होता है ना विरुद्ध। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन? जब भी कोई ऐसा सवाल आता है, आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर बाई लगा के, किससे? धर्मनिरपेक्षता से, सेकुलरिज्म, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेकुलरिज्म, ठीक है भाई। लो कुछ और मैं तुम्हें क्वेश्चन वर्ड बता दूं भैया।
उनको भी जरा देख लो। देव मार्कर कहाँ है? एक क्वेश्चन वर्ड होता है whom। देखो ध्यान से, whom का मतलब होता है किसको, किसे। ठीक है, ये किसी व्यक्ति के स्थान पे कर्म के रूप में आवे। मतलब जैसे कर्ता के रूप में तो हु हो जा, कर्ता तो हु होता है ना, हु तो बने कर्ता, और हुम होता है हमेशा ऑब्जेक्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट वाला, जानदार कर्म कहें जिसे, उसी के स्थान पर आवे हो। जब तुम सवाल करते हो किसको पीटता है, किसको धोखा देता है, किसकी सहायता करता है, तो वो जो वर्ड है किसको, उसकी अंग्रेजी क्या होती है? हुम होती है। ठीक है, तो इसके वाक्य दो तरह के हमें, एक तो ऐसा वाक्य आएगा जिसमें बस यही ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हम कहें वह गाली किसको देता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? वह। काम कौन कर रहा है इसमें? वह ही तो कर रहा। क्या काम कर रहा है? वो गाली दे रहा भाई। क्रिया क्या है इसकी? गाली देना। ठीक है, कर्ता इसमें वह है, क्रिया इसकी गाली देना, और ऑब्जेक्ट क्या है? किसको गाली दे रहा भाई? वही पूछा गया हमारे से। जो इसमें ऑब्जेक्ट होता, और ऑब्जेक्ट बताओ कौन होता? आदमी होता है या वस्तु होती? आदमी तो होता। ये तो हम सोच लेंगे ना, गाली किसे दे रहा होगा? किसी आदमी को दे रहा होगा। ठीक है, तो वह गाली देता है, और किसको? किसको ही मारते पूछा गया, तो इस किसको की होती है हुम। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ गया शुरू में ही हो। रूल नंबर 4 पर वाक्य बन रहा है हो, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है फिर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या लगेगी इसमें? डज लगेगी, क्योंकि कर्ता क्या है? ही। उसके बाद क्या है? कर्ता, हुम लग गया, हेल्पिंग वर्ब डज लग गई, उसके बाद सब्जेक्ट अपना ही लग गया। नोट तो नहीं है इसमें, तो नोट रहने दो, फिर सीधी वर्ब आ जाएगी अब्यूज। हुम डज ही अब्यूज। देखो ये वाक्य बिल्कुल बन गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 4 पे बना है ये। पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर मेन वर्ब आई। नोट इसमें था नहीं। ठीक है, ये तो हुम का बिल्कुल सिंपल वाक्य है। मतलब इस सिंपल वाक्य में इसलिए कह रहा है इसे, क्योंकि इसमें वर्ब के बाद कोई और ऑब्जेक्ट नहीं था, बस यही ऑब्जेक्ट था एक, वही शुरू में क्वेश्चन वर्ड बनकर चला गया। इसमें कोई और ऑब्जेक्ट नहीं था। कई बार दो ऑब्जेक्ट हो जाना, तो दो में से मान लो एक तो ये हो गया, शुरू में चला गया जो, और एक हो सके कोई और ऑब्जेक्ट इसमें। जैसे एक वाक्य देखो अभी, अगर हम कहें कि तुम पुस्तक किसको देते हो? अब इस वाक्य में देखो, सब्जेक्ट कौन है? तुम। ठीक है, क्रिया क्या है इसकी? क्या कर रहा है हो? जो दे रहा कुछ। ठीक है, और क्या दे रहा? वो भी है इस बार हमारे पे, पुस्तक। और किसको दे रहा? वो हमारे पे पूछा गया है। यानी कि इस वाक्य में देखा जावे तो दोनों ऑब्जेक्ट का जिक्र है। भले ही एक ऑब्जेक्ट का जिक्र क्वेश्चन वर्ड के रूप में है, और एक ऑब्जेक्ट का जिक्र जो है सही सही पता है पुस्तक है। ठीक है, तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो देखो, किसको की अंग्रेजी है? हुम। उसके बाद डू, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद आपकी मेन वर्ब गिव, और गिव के बाद
ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पे एक है ना बुक, ये भी तो रहेगा, गिव ए बुक हो गया। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट हो, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट वाला भी हो इनडायरेक्ट वाला भी हो, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगावे। ठीक है, मैं एक वाक्य तुम्हें एग्जांपल के तौर पर और दे दूं। अगर ये वाक्य ऐसा होता, सिंपल वाक्य होता है वो कि यू गिव तुम देते हो, मी मैंने मुझे, और बुक मैंने पुस्तक। ठीक है, अगर ये वाक्य देखो सिंपल है, तो सिंपल वाक्य में ये सब्जेक्ट है, ये थारी मेन वर्ब होगी, और ये है ऑब्जेक्ट दोनों। ये तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको वाला, किताब किसको दे रहे, मुझे। और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या वाला, क्या दे रहे, किताब। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट वाक्य में आते हैं तो यो पहला आया करे, किसको वाला, और ये क्या वाला बाद में आया करे। बताई थी बात या। लेकिन अगर तुम्हें किसी कारणवश ये पहला लगाना पड़ जा और इसको तुम बाद में लगाना चाह रहे, तो बाद में भी लग जाओ, लेकिन अर्थ के हिसाब से आगे 2 या 4 लगाना पड़े। अगर को का अर्थ बैठ रहा तो 2 लगा दो, और लिए का अर्थ बैठ रहा तो फिर 4 लगा दें हम। ये देखो बाद में लग गया, लेकिन बाद में लगने के लिए पहले 2 आया इसमें। तो यही सिस्टम यहाँ है। देखो यहां भी तो हमें क्रिया के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट लगाना पड़ रहा, जो किसको वाला ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ ला ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो क्वेश्चन वर्ड बन के शुरू में चला गया, वो तो यहाँ आ ही नहीं सकता। अब हम मजबूरी में हमें यही वाला ऑब्जेक्ट लगाना पड़ रहा पहले। आप जब ये ऑब्जेक्ट पहले लगाओगे तो फिर ये वाला नियम चालू हो जाएगा। ये जो 2 है ये देना पड़ेगा तुम्हें इसमें। अब ये 2 हम कहाँ देंगे, अगर तुम होम का प्रयोग कर रहे तो ये 2 तुम यहाँ दोगे शुरू में ही, टू होम। ठीक है, अगर ये 2 तुम्हें देना है वाक्य में, देना तो पड़ेगा जरूर हमें, क्योंकि हमारे साथ ये वाली कंडीशन होगी। गिव के साथ एक ऑब्जेक्ट और आ गया, यहां देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, अब्यूज के बाद कुछ था कहीं, यहां तो नहीं था ना, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई हमारे सामने, अकेला ही ऑब्जेक्ट था हमारे पे। लेकिन इस वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आ गए और हूं हमारे पे है ही, तो ऐसे वाक्य में हमें जो है 2 या 4 देना पड़ता है। अगर अर्थ बैठ रहा को का तो 2 देना पड़ेगा, अगर अर्थ बैठ रहा लिए का तो फिर जो है 4 देना पड़ेगा, और वो शुरू में देना पड़ेगा वहां। या कुछ और अर्थ बैठ रहा हो, बारे में का अर्थ बैठ रहा तो अबाउट, अबाउट हुम, जो भी कोई अर्थ बैठ रहा है तो वो हमें वहां देना पड़ेगा उसके साथ में। और या फिर उसके साथ में अगर नहीं देते हो तो फिर एक तरीका और भी होता है, इसका हुम का फिर बनाओ हु। ये सेंटेंस जो है बहुत स्टैंडर्ड है, और इन्हें बच्चा एमए भी कर ले जाए अंग्रेजी से तब भी नहीं सीखता अगर कोई उसे जो है मारा बागी ना बतावे। हु डू यू गिव ए बुक टू, देखो 2 अब कहा आ गया, 2 लास्ट में लग गया, लेकिन वहां क्या हो गया, हुम का हु बन गया। आ रही कुछ बात समझ में आया। एक वाक्य लिखो और देखो, अगर हम कहें वह किसके बारे में, वह किसके बारे में बोल रहा था, बोलता है, अभी ताहे के वाक्य बना लो। वह किसके बारे में बोलता है या बात करता है, कुछ ही लिख लो। वह किसके बारे में बात करता है। अब देखो इसमें कर्ता कौन है, वह। क्रिया क्या है इसकी, क्या कर रहा है वो, बात कर रहा है, और क्या बचा, किसके बारे में। ठीक है, नहीं है। अब देखो किसके के साथ जो है बारे में भी जुड़ गया ना, जुड़ गया। तो जब ये वाक्य तुम बनाओगे अबाउट हुम, शुरू में क्या होगा, अबाउट हुम, इस किसके के साथ कई बार जो है कोई प्रीपोजिशन लग जा, किसके बारे में, किसके साथ, ठीक है, कुछ भी लग जाता है, तो अबाउट हुम शुरू में आ जाएगा, ABOUT, अबाउट मैंने तो हो बारे में, अबाउट हुम लगा दिया, और उसके बाद अपना क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड तो आ गया हो, अब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब।
तो डज, डज के बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही, और बस अब बात करने के लगा लो, स्पीक लगा दो, टाक लगा दो। बात करने की, बोलने की स्पीक होती है ना, स्पीक लगाओ चाहे टाक लगाओ। और अगर तुम ये अबाउट वहां से हटाया गया और इसे बाद में करना चाहो तो कैसे करोगे, हुम का कर दो हु, बनाओ दोबारा वाक्य, हुम का हु कर दो, हु डज ही टाक या स्पीक जो भी लगाया। आई कुछ बात समझ में? तो ये है हुम का प्रयोग। समझ में आएगी बात या? और देखो, ये वाक्य ऐसे होते हैं, किसी को भी दे दो वही उलझ जाएगा इनमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है हुज, ये हु के ही रूप है तीनों, हु, हुम, हुज। हु तो कर्ता के स्थान पर लगे, हु तो जब भी लगेगा कर्ता के स्थान पर लगेगा, हुम लगेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, किसको। और ये हु जो हो ये होता है पोसेसिव केस, यानी कि किसका, कोई समान किसका, किसका के साथ कोई नाउन जरूर अटैच होगा, कोई ना कोई नाउन जो है बराबर में इसकी जुड़गा होगा। ठीक है, किसका, किसका घर, किसका भाई, ठीक है, किसका के साथ कोई ना कोई नाउन अटैच होगा। जैसे वाक्य लिखो, तुम किसकी कमीज पहनते हो। ठीक है, इसमें किसका से बिल्कुल उलझना नहीं है, जो किसका किसकी केले आवेंगे वो तो हुम होंगे। अगर किसका किसकी केले आगे ना फिर तो वे हुम है। लेकिन अगर किसका किसकी के साथ कोई नाउन जुड़ कर आ गया, किसकी कमीज, नाउन अटैच होकर आ रहा ना, अगर कोई नाउन अटैच होकर आवेगा तो फिर वो हुज है। समझ आएगी बात या? तो अब जब वाक्य बनाओगे तो क्वेश्चन वर्ड जो है पूरा लिखा जाएगा, किसकी कमीज, हुज शर्ट, हुज शर्ट। अब पूरा क्वेश्चन वर्ड है ये। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आवे, हेल्पिंग वर्ब डू, फिर क्या आवे सब्जेक्ट यू, फिर क्या आती है मेन वर्ब वियर पहनते हैं, बस खत्म। हुज शर्ट डू यू वियर। ठीक है, हुज शर्ट डू यू वियर। एक और लिख लो, इसके साथ भी कोई परिपोजिशन अटैच हो, अगर इसके साथ भी कोई परिपोजिशन अटैच है तो वो उसका शुरू में उसका लग जाएगा विद, अबाउट, जो भी वो कहेगा। जैसे वाक्य लिखो, माताजी किसके भाई के साथ बाजार जाती हैं। अब देखो इसमें किसके भाई के साथ, साथ भी लग गया। ठीक है, किसके भाई के साथ, ऐसे कई बार कोई प्रीपोजिशन भी अटैच हो जा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा शुरू में आवेगा विद हुज ब्रदर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कितना ही बड़ा हो जाओ तुम अपने नियम पर रहना, विद हुज ब्रदर ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, नियम पे चलते रहो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज हो जाएगी। कर्ता क्या है, मदर। मेन वर्ब क्या है, गो टू मार्केट।
ठीक है, आई बात समझ में? आया? बिल्कुल जैसे किसका का हिसाब किताब है, ऐसा ही हमारे पास 2-3 क्वेश्चन वर्ड और हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो किसका वर्ड आया है, ये अभी तो हमारे ऑब्जेक्ट में जो लगा हुआ था, कई बार ये सब्जेक्ट में भी लगा हुआ जा। जैसे मैं कहूं भाई तुम्हारी सहायता करता है। अब मुझे नो बताओ, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सब्जेक्ट बताओ कौन है, देखो। किसका भाई? जो सब्जेक्ट है इस बार तो उसी में लग रहा है हो। और ये मैंने बताई थी कि जब सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ पूछा जावे, सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन वर्ड बनाया गया है, तो वो वाक्य सिंपल की तरह बने। सिंपल की तरह से मेरा मतलब कहने का ये है कि ये तो हो जाएगा थारा पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है। हुज ब्रदर, पूरा सब्जेक्ट हो गया हो। अब ये वाक्य सिंपल बनाओ। सिंपल वाक्य बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधी मेन वर्ब आवेगी। मेन वर्ब क्या है इसकी? क्या कर रहा है हो? सहायता कर रहा है हो, तो हेल्प हो जाएगा। और जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, डज और डू नहीं आए, तो वो एस या ई एस का हिसाब भी देख लियो एक बार। है करता तो एक वचन ही दिखा है हो, तो जब करता एक वचन है तो एस या ई एस भी तो लगेंगे। जब भी वाक्य तुम सिंपल की तरह बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये भी तो हिसाब देखना पड़ेगा। करता एक वचन है तो ऐसे ई एस लगेगा, करता बहुवचन तो नहीं लगनेगा। हुज ब्रदर हेल्प्स, और किसकी भाई हेल्प? तुम्हारी, यू। ठीक है, हुज ब्रदर हेल्प्स यू। तो देखो इस बार ये क्वेश्चन वर्ड कर्ता मलक का आ गया। अगर ये वाक्य निगेटिव होता तो फिर लगाते डज नॉट, लेकिन अगर देखो निगेटिव नहीं है तो सिंपल की तरह बना वाक्य। तो जो हिसाब ये हुज का है ना, जो हिसाब हुज का है वही हिसाब होता है हुज के अलावा विच का। विच मैंने क्या हो? कौन सा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वाक्य तुमने हुज के बनाए ना वैसे ही बन जा, बस यहां उसके अर्थ के हिसाब से कौन सा आ जाएगा। अगर मैं यहां लिख दूं कौन सा भाई, कौन सा भाई तुम्हारी मदद करता है, तो हुज के स्थान पे विच लगा दियो। है भाई, सिर्फ अर्थ के हिसाब से परिवर्तन होगा, तरीका वही है बनाने का। हुज का मतलब किसका हो, विच का मतलब कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाउ मैनी हाउ मच भी होते हैं हमारे पे। हाउ मैनी और हाउ मच, इन दोनों का मतलब जो है ना कितना हो, ये तो लगे अनकाउंटेबल के साथ, और ये भी कितना ही हो, लेकिन ये लगे अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, हाउ मैनी भी कितने हो, लेकिन ये लगता है काउंटेबल, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज। कितने लेसन, हाउ मैनी लेसन्स। लेकिन हाउ मच लगेगा, हाउ मच वाटर, हाउ मच मनी। ठीक है, तरीका वाक्य बनाने का यही है। अगर ये थारे ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड वाले रूल की तरह बनाओ, अगर ये कर्ता में लगा हुआ है तो सिंपल रूल की तरह बनाओ। ठीक है, जैसे एक वाक्य लिखो, लड़के, कितने लड़के इस मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के इस मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो इसमें कितने लगा हुआ है, पहले तो इसकी कितने की अंग्रेजी सोच लो क्या आवेगी। हाउ मैनी आवेगी, हाउ मच आवेगी, हाउ मैनी आ जाएगी। अब नु देखो ये कितने वर्ड काहे में लग रहा, कर्ता में लग रहा है या कर्म में लग रहा।
ये तो कर्ता में लग रहा। कर्ता बताओ कौन है इस वाक्य का? लड़के नहीं है भाई, इस वाक्य में कर्ता कौन है? लड़के ही तो है जो खेल रहे हैं ये। और ये कितने वर्ड इन लड़कों में नहीं लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब वाक्य सिंपल बनेगा। सिंपल का मतलब कर्ता लगाओ पहले, तो कर्ता पूरा लगेगा। वो कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज लग गया। अब वाक्य चूंकि सिंपल बनाना था मैं, तो सिंपल में तो फिर वही हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आनेगी, सीधी मेन वर्ब आएगी। खेलते हैं, प्ले। प्ले में कुछ जुड़ने का नहीं इस बार, क्योंकि बहुत सारे हैं। हाउ मैनी बॉयज प्ले, और क्या खेलते हैं? फुटबॉल। और क्या बच गया इस मैदान में? इन दिस ग्राउंड। समझ आएगी बात? तो इस प्रकार विच हो, हाउ मैनी, हाउ मच हो, हुज हो, सबके वाक्य बनने का तरीका एक जैसा ही है। बस दो ही चीज ध्यान रखनी है कि ये वर्ड कर्ता में लगे हुए हैं या फिर कर्म में लगे हुए हैं। अगर कर्म में लगे हुए तो फिर तो अपना रूल नंबर 4 पे वाक्य लेके चलना है, क्वेश्चन वर्ड वाला रूल लगाना है। और अगर ये कर्ता में लगे हुए तो फिर तुम्हें सिंपल वाक्य की तरह वाक्य बनना। और सिंपल का तो पता ही इस टेंस में क्या हिसाब है। अगर सिंपल होता है तो डज और डू नहीं आते, मेन वर्ब में परिवर्तन करना पड़े। अगर वाक्य निगेटिव हुआ फिर लगा लो डज नॉट, डू नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आएगी बात? चलो कुछ इसके वाक्य में ग्रुप पे डाल दूंगा, आज किताब में सारी है नहीं। ये बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंस है, बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जो बच्चों पे किताब लगवाई हुई हो उसी में वाक्य आ जा, टैग मास्टर बनवा दें, तरीका नहीं बताते पढ़ने का इन्हें। जो धक्के यहाँ खाए ले उसे पता लग जाए।